आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिस पर शायद आप यकीन नहीं करोगे। ये भी पहले हमारे ही जैसे एक आम इंसान हुआ करता था और फिर एक दिन, चलो आपको ये कहानी शुरू से सुनाता हूँ। ये है हाकान। ये एक चंचल स्वभाव का थोड़ा इमोशनल टाइप का लड़का है। इसके अब्बा और इसके दोस्त मेमो के अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मोहल्ले में भी सब लोग इसको प्यार करते हैं। इन दोनों का सपना मार्केट के बीच एक शॉप ओपन करने का है जिसमें हर तरह का एंटिक सामान मिलता हो, लेकिन इस काम के लिए इनको चाहिए थे पैसे। इनका सपना उस दुकान से पैसे कमाकर ऐसी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीदने का है। फिर ये अपने अब्बू की शॉप पर जाने लगता है जो कि एक पुराने बाजार में पड़ती है। वहाँ कभी कभी ही कोई कस्टमर पहुँच पाता है। इसके अब्बू के पुराने और एंटिक सामान की शॉप थी। तभी उनकी शॉप के बाहर बैठी एक ज्योतिष बताती है कि तुम कोई दुकान करने के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन हाकान ये बात मजाक में डाल देता है। फिर वो अपने अब्बू के पास जाता है और कहता है कि मैंने नई दुकान के लिए बहुत ही शानदार जगह देखी है, बस कुछ महीने के किराए का इंतजाम हो जाए तो मैं धंधा बहुत ही मस्त जमा लूंगा। फिर उसके अब्बू हर बार की तरह इस बार भी मना कर देते हैं क्योंकि अब्बू हाकान और मेमो को निकम्मा समझते थे। वो कहते हैं ये बाजार 600 साल पुराना है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर जब वो अपने क्लाइंट के सामान की डिलीवरी देने जाता है तो वहाँ एक चोर को पकड़ता है और उसे चोरी ना करने के लिए समझाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बच्चों से चोरी करवाया करता था। वो कहता है, सुन बे, आइंदा मेरे काम में टांग अड़ाई तो तेरी खैर नहीं, चल फूट ले यहाँ से। अगले सीन में हम द फैजल नाम की एक कंपनी को देखते हैं। तभी वहाँ उस बिल्डिंग के मालिक मिस्टर फैजल आते हैं। फिर उनकी असिस्टेंट लैला उनको बताती है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर मिस्टर फैजल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और बताते हैं कि आज से 1500 साल पुरानी बिल्डिंग का टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। तभी वहाँ उनका कॉम्पिटिटर आता है और कहता है ये तुम्हारा ख्वाब है क्योंकि टेंडर तो मुझे ही मिलेगा। फिर फैजल अपने बॉडीगार्ड मजहर को इशारा करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हाकान उसी बिल्डिंग के अंदर एक फॉरेनर को कालीन डिलीवर करने जाता है। वापिस आते समय वो एक लंबी लाइन देखता है। फिर पूछने पर उसको पता चलता है कि ये सब नौकरी के इंटरव्यू के लिए आए हैं। फिर वो भी फॉर्म भर के इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। उनका इंटरव्यू लैला ले रही थी। हाकान ने लिखा था कि मैं यहाँ जॉब करके पैसा कमाना चाहता हूँ और फिर एक एंटिक शॉप खोलना चाहता हूँ। लैला पूछती है ऐसा फॉर्म कौन फिल करता है। हाकान कहता है जो सच है मैंने वही लिखा है। फिर लैला उसको रिजेक्ट कर देती है। हाकान बताता है दरअसल मेरा एक दोस्त है, हम दोनों मिलकर एक एंटिक शॉप खोलना चाहते हैं। फिर वहाँ से ही हमें और तरक्की करनी है, बस इसीलिए मुझे ये जॉब चाहिए थी, चाहे पार्ट टाइम या नाइट ड्यूटी ही सही। लेकिन कोई डिग्री ना होने के कारण या फॉरेन लैंग्वेज ना आने के कारण लैला हाकान को मना कर देती है। तभी जब वो उस बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तो उसकी नजर वहाँ पर काम कर रहे एक वर्कर पर जाती है। फिर वो भांप लेता है यहाँ कोई हादसा होने वाला है। फिर वो जल्दी से वहाँ जाकर एक लड़की की जान बचाता है। सब लोग इसके काम पर तालियां बजाते हैं। इस बिल्डिंग के मालिक भी इसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर जब शाम को वो अपने अब्बू के पास बैठा था तब वहाँ एक लेडी आती है। वो उनको एक टेक्सचर दिखाती है और कहती है मैं ऐसी ही एक कमीज ढूंढ रही हूँ। हाकान के अब्बू कहते हैं बदकिस्मती से ये हमारे पास नहीं है। हाकान कहता है बाबा ऐसी चीज शायद मैंने कहीं देखी है, लेकिन उसके अब्बू टाल देते हैं। वो औरत उस कमीज के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी। फिर वो अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। हाकान कहता है बाबा ये कमीज मैंने अपनी ही दुकान में देखी थी, मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन उसके अब्बू मना कर देते हैं। फिर वो मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके अब्बू किसी को फोन करते हैं और कहते हैं अब उसे सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। फिर शाम को मेमो अपना सारा सामान लेकर वहां आ जाता है और कहता है मालिक ने घर से निकाल दिया। हाकान कहता है सुबह मैं किराया टेबल पर रख कर आया था। उसके अब्बू कहते हैं ये उन पैसों का जुआ खेल गया होगा। फिर हाकान मेमो को डांटता है और हाकान के अब्बू उन दोनों को डांटते हैं। हाकान गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर रात को मजहर अपने बॉस फैजल के कंप्यूटर को रास्ते से हटा देता है क्योंकि ये उसके बॉस का ऑर्डर था। दूसरी तरफ मेमो और हाकान एक बार में बैठे हुए थे। मेमो अपने नाराज दोस्त को मना रहा था। वो कहता है आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। फिर ड्रिंक के पैसे देते समय उसे अपनी पॉकेट में वही कार्ड मिलता है जो कमीज लेने आई औरत देकर गई थी। फिर वो मेमो को कहता है चल मेरे साथ, किस्मत बदलने चलते हैं। फिर वो चोरी छिपे अपनी ही शॉप में चोरी करने जाते हैं। हाकान उस कमीज को ढूंढ लेता है और कहता है ये रही किस्मत। फिर वो उस कमीज को लेकर एक मार्केट में जाते हैं और वहां जाकर सुजैन नाम की उस औरत से मिलते हैं। फिर सुजैन उस कमीज को चेक करती है और कहती है मैं इसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। तभी वहां पर हाकान के अब्बू आ जाते हैं और अपने बेटे को इस हरकत के लिए डांटने लगते हैं। वो औरत उनको मुंह मांगी कीमत ऑफर करती है, लेकिन तभी वहां एक गुंडा आता है और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है।
उस औरत के साथ आया हुआ बॉडीगार्ड उस गुंडे को मार गिराता है। उस शूट आउट में कई लोग मारे जाते हैं। फिर हकान अपने अब्बू को लेकर वहां से भाग जाता है क्योंकि उनको एक गोली लगी थी। फिर उसके अब्बू उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अपने एक दोस्त की फार्मेसी पर ले चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं मैं हमेशा सोचता रहा कि मेरे पास सच बताने के लिए काफी समय है, लेकिन आज मेरे पास समय ही नहीं बचा। दूसरी तरफ फैजल लैला को बुलाता है और अपनी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उसको कहता है कि इस लड़के को काम पर रखो। लैला कहती है इसके पास कोई डिग्री नहीं है। फैजल कहता है वो तो मेरे पास भी नहीं है, मैं इस लड़के को सिक्योरिटी में नौकरी देना चाहता हूँ। फिर वो अपने बॉडीगार्ड मजहर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। मजहर उस समय सुजैन से बात कर रहा था और कहता है तुम्हारा जिंदा बचना खुशखबरी नहीं है, बल्कि उस कमीज का मेरे हाथ में होना खुशखबरी होता। इतने में हकान अपने बाबा को लेकर उस फार्मेसी में पहुंच जाता है। उस फार्मेसी का मालिक एक कैमल नाम का बंदा था जो अपनी बेटी जैनब के साथ बैठा था। वो उसके अब्बू को लेकर अंदर चला जाता है और जैनब हकान को संभालती है। फिर जब हकान अंदर जाने लगता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो जैनब के पास जाता है जो कि उस समय शॉप को क्लोज कर रही थी। हकान पूछता है मेरे बाबा को कहाँ ले गए। जैनब कहती है मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। फिर हकान पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन जैनब उसको 2 फटके मारकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोगों ने मेमो को बांध रखा था और वो उसे टॉर्चर कर रहे थे। वे लोग करप्ट पुलिस वाले थे। मेमो बताता है मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस आराम से अपनी टेबल पर बैठा हुआ था। तभी अचानक वहाँ पर गोलियां चलने लगी और मैं वहाँ से भाग गया। लेकिन उन आदमियों को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए वे उसे टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ जैनब हकान को होश में लाती है और कहती है चलो तुम्हारे बाबा से मिलाकर लाती हूँ। फिर वो उसे अंदर बने एक बाथरूम में ले जाती है और दीवार पर तस्वीर के पीछे बने एक बटन को दबाती है। बटन दबाते ही वो दीवार घूम जाती है और वो एक बड़ी सी जगह में पहुंच जाते हैं। जैनब कहती है वो रहे तुम्हारे बाबा। फिर हकान अपने बाबा के पास जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनके पास समय बहुत कम बचा है। हकान कहता है तो इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते। हकान के अब्बू कहते हैं बेटा तुम इनके साथ महफूज रहोगे, तुम्हारे कई सवाल होंगे, ये तुम्हें हर सवाल का जवाब देंगे। तुम बहुत ताकतवर हो और अपनी ताकत पर कभी शक मत करना, तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी तकदीर है। ये कहकर उसके बाबा मर जाते हैं। अपने बाबा की मौत पर वो फूट फूट कर रोता है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले अभी भी मेमो को टॉर्चर कर रहे थे। पुलिस वाला पूछता है तेरे साथ कौन लोग थे। मेमो अब भी अपनी जबान नहीं खोलता। तभी डॉक्टर साहब हकान के लिए चाय लेकर आते हैं। हकान पूछता है कौन हो आप लोग। डॉक्टर साहब पूछते हैं बेटा वो कमीज कहाँ है। हकान कहता है मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए और आप कमीज के बारे में पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं सब कुछ जानने के लिए तुम्हारे पास कमीज का होना जरूरी है। हकान कहता है वो महफूज जगह पर है। डॉक्टर कहता है बिल्कुल अपने बाप पर गया है। फिर वो बताता है बाबा मेरे असली बाप नहीं थे। डॉक्टर कहते हैं जानता हूँ। वो बताते हैं तुम प्रोटेक्टर हो और हम दोनों तुम्हारे वफादार खादिम हैं। फिर वो उनको कमीज दे देता है और कहता है हमें यहाँ से जाने दो। डॉक्टर साहब कहते हैं ये तुम्हारी तकदीर है, तुम्हारे बाबा भी वफादार खादिम थे, बिल्कुल हमारी तरह। जैनब बताती है तुम एक प्रोटेक्टर हो, तुम्हारा फर्ज है इमोर्टल को रोकना। ये सब अजीब सी बकवास सुनकर हकान का दिमाग खराब हो रहा था। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं एक बार ये कमीज पहन लो, फिर खुद देख लेना हम क्या कहना चाहते हैं। फिर हकान वो कमीज पहन लेता है और कहता है लो पहन ली, क्या मैं अब गायब हो गया। तभी देखते ही देखते वो कमीज हकान के शरीर के अंदर समा जाती है और उसकी छाती पर एक निशान बन जाता है। ये सब देखकर जैनब चौंक जाती है। फिर वो अपनी गन निकालती है और हकान के ऊपर तान देती है। गन देखकर हकान की फट जाती है। तभी गोली चलती है और हकान के माथे से टकराकर पिचक जाती है। फिर डॉक्टर साहब वो गोली उठाते हैं और कहते हैं अब तुम जो चाहे पूछ सकते हो। सेकंड एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें हमें यह बताया जाता है कि महमद सेकंड के समय इस्तांबुल में 7 इमोर्टल आ गए थे। पता नहीं वो कहां से आ गए थे, लेकिन जब से आए वहां सैलाब, सूखा और भूचाल आने लगे। उनका बस एक ही मकसद था, इस्तांबुल को तबाह करना। फिर एक रात महमद को ख्वाब में 3 चीज दिखाई दी। एक थी करामाती अंगूठी जो किसी भी इमोर्टल के छूने से चमकने लगती है। दूसरा था एक अनोखा खंजर जिससे इमोर्टल को मारा जा सकता था और तीसरी थी एक कमीज जो एक ढाल का काम करती है। इन तीनों की हेल्प से ही इमोर्टल को मारा जा सकता था। फिर महमद ने अपने कारीगरों से उन चीजों का निर्माण करवाया। कमीज पर ऐसे निशान बनाए गए जिनसे वो एक ढाल बन गई। फिर महमद ने प्रोटेक्टर को उसकी साफ नीयत और साफ दिल के कारण चुना। अब हकान ही लास्ट प्रोटेक्टर है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है।
जब हकान को पता चलता है कि कमीज पहनने के बाद अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो उसका जी घबराने लगता है। फिर जैनब वहां आती है और कहती है ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखना होता है क्या। फिर हकान कहता है मुझे अपने दोस्त का पता लगाने जाना है। डॉक्टर साहब कहते हैं तुम फिक्र मत करो, उसका पता हम लगा लेंगे। जरूर कोई इमोर्टल है जो तुम्हारी कमीज के पीछे पड़ा है, हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हकान कहता है इमोर्टल प्रोटेक्टर मुहाफिज, ये सब क्या बकवास चल रही है। जैनब समझाती है कि गोली तुम्हारे माथे से टकराकर नीचे गिर गई और तुम बच्चों जैसे रो रहे हो। हकान अपने पिता की मौत के कारण दुखी था, वो उनकी मौत को भूल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले जो कि करप्ट थे, मेमो को मार मार कर अधमरा कर देते हैं, लेकिन मेमो भी यारों का यार था। वो हकान और उसके घर के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी वहां पर उनका एक आदमी आता है, वो कहता है उनके घर का पता चल गया है। फिर वो उसे उसके घर की तलाशी लेने भेजता है। तभी उस पुलिस वाले के पास मजहर का फोन आता है। वो मजहर को बताता है कि उसका दोस्त जबान नहीं खोल रहा। मजहर कहता है नहीं खोल रहा तो खुलवाओ। दूसरी तरफ हकान अब भी अपने बाबा को याद करके रो रहा था। वो कहता है कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। फिर जैनब अपने अब्बू को कहती है हमने सोचा प्रोटेक्टर कोई शक्तिशाली आदमी होगा, लेकिन ये तो कोई रोंदड़ू निकला। डॉक्टर कहता है बाप मर गया है इसका, अगर इसकी जगह तुम होती तो। जैनब कहती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमोर्टल को खत्म करना इसके बस की बात नहीं है, ये अनट्रेंड है। फिर डॉक्टर कहते हैं इसको ट्रेंड करो, इस्तांबुल की तकदीर इसके हाथों में है। इससे पहले कि इमोर्टल हरकत में आए और पूरे शहर में मौत का खेल खेले, तुम हकान को तैयार करो। हकान का तो अभी भी रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। फिर वो कहता है मैं आपको बचा नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे मेमो को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ लैला और फैजल शतरंज खेल रहे थे। फैजल पूछता है आजकल मजहर दिखाई नहीं देता। लैला कहती है मुझे लगता है वो आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वो आपके साथ काम करने के लायक नहीं है। फिर अगले दिन सुबह जब जैनब हकान के लिए चाय लेकर आती है तो वो देखती है वो वहां से भाग गया है। हकान जब अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो देखता है एक पुलिस वाला उसके ही बारे में पूछताछ कर रहा है। फिर उस घर के ऊपर खड़ी आंटी उसे इशारा करके अपने पास बुलाती है। वो हकान से पूछती है कि कल से ना तो तुम दिखे और ना ही मेमो, कुछ लोग कुत्तों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया। फिर हकान वहां से जाने लगता है। आंटी कहती है तुम चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में सुजैन से मिलने जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर मजहर भी पहुंच जाता है। वो हॉस्पिटल का अलार्म ऑन कर देता है और फिर सूजन को मार देता है। जब डॉक्टर साहब सूजन के रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं वो मरी पड़ी है। इतने में हकान अपने घर पहुंच जाता है। घर जाकर वो मेमो को ढूंढता है, लेकिन वो घर पर नहीं था। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी चाय पर जाती है और वो चाय को देखकर रोने लगता है, क्योंकि मेमो ने ये चाय कल अपने लिए बनाई थी और बेचारा उसे पी नहीं पाया। फिर वो अपने बाबा का एक बक्सा खोलता है जिसमें उसे एक गन और उसके बचपन का खिलौना मिलता है जो उसके बाबा उसके लिए लेकर आए थे। वो उस खिलौने को देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके बाबा ने वो खिलौना अब तक संभाल कर रखा हुआ था। इस बक्से में उसे एक फोटो भी मिलती है जिसमें उसके बाबा, डॉक्टर साहब और उन दोनों के साथ एक आदमी और खड़ा था। दूसरी तरफ वो आदमी आकर बताता है कि मुझे मेमो के घर से उसका फोन मिला है। फिर उसके फोन से हकान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। फिर हकान मेमो के पास कॉल करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इतने में जैनब भी वहां आ जाती है। फिर वो जैनब पर गन तान कर कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो, लेकिन जैनब उसके हाथ से गन छीन लेती है और कहती है पहले इसे चलाने की ट्रेनिंग ले लो। फिर वो कहती है कि अब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हकान कहता है मुझे मेमो को ढूंढना है, मेरे पास अभी उसका मैसेज आया है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। जैनब कहती है तुम उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। हकान कहता है तुम मेरी वफादार खादिम हो ना, तो कहना मानो मेरा। जैनब कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन पहले हमें इस घर से तुम्हारे सबूत मिटाने होंगे। फिर वो हकान को वही कमीज देती है और कहती है पहन लो इसे। फिर जब वे दोनों मेमो के बताए हुए एड्रेस पर जा रहे थे तो हकान के पास लैला का फोन आता है। वो कहती है हम तुम्हें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी देना चाहते हैं। हकान कहता है आपके इस ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं चाहिए। लैला कहती है ये तो तुम्हारा ख्वाब था ना। हकान कहता है अक्सर ख्वाब टूट जाते हैं। फिर वो बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर मेमो को ढूंढते हैं। तभी हकान की नजर मेमो पर पड़ जाती है। फिर जैनब के रोकते रोकते वो भागकर उसके पास चला जाता है। जब वो मेमो के पास पहुंचता है तो देखता है मेमो ऑलरेडी मर चुका है। तभी एक स्नाइपर लगातार हकान के ऊपर शूट करता है। फिर जैनब उसे भगा कर ले जाती है। उस स्नाइपर को विश्वास ही नहीं होता कि इतनी गोलियां लगने के बावजूद वो मरा नहीं। फिर जैनब हकान को भगाकर एक सुनसान सी जगह पर ले जाती है। हकान फिर से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब उसने अपने जान से प्यारे दोस्त को भी खो दिया था। इसका इस दुनिया में इन दोनों के अलावा कोई नहीं था।
और अब वे दोनों ही उसे छोड़कर चले गए थे। फिर जैनेब उसे चुप कराती है और वहाँ से ले जाती है। तभी स्नाइपर वहाँ पर जाकर उस गोली को उठाता है जो उसने हकान पर चलाई थी। गोली एकदम पिचक गई थी। फिर रात को घर पर पहुंचकर जैनेब अपने अब्बा को आज की सारी बात बताती है। फिर उसके अब्बा बताते हैं कि मैं भी आज हॉस्पिटल गया था, लेकिन सुजैन को पहले ही किसी ने मार दिया। फिर वो कहते हैं कि अब बड़ी तबाही होने वाली है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैनेब कहती है मैं तैयार हूँ, लेकिन हमारा हीरो तैयार नहीं है। तभी हकान डॉक्टर को वो फोटो दिखाकर पूछता है ये तीसरा आदमी कौन है। डॉक्टर बताते हैं कि ये फोटो हमने 1989 में ली थी। मेरे और तुम्हारे बाबा के साथ जो तीसरा आदमी है उसका नाम मुराद है। वो तुमसे पहले प्रोटेक्टर था, यानी तुम्हारा असली बाबा। हकान को उनकी बात पर विश्वास नहीं था। फिर वो पूछता है कि मेरे बाबा ने मुझसे सच क्यों छुपाया, मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं यही मुनासिब था बेटा। हकान कहता है अगर बाबा मुझे ये सारी बात पहले बता देते तो आज मुझे यूं अकेला नहीं रहना पड़ता। डॉक्टर कहते हैं बेटा तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। हकान पूछता है वो साला इमोर्टल जो भी है वो मुझे मिलेगा कहाँ। दूसरी तरफ वो स्नाइपर मजहर को बताता है कि मैंने उस पर 3 गोलियां चलाई और गोलियों का ये हाल हो गया। वो साला बुलेट प्रूफ है क्या? मुझे ये बताओ कौन है वो और हम उसके पीछे क्यों पड़े हैं? मजहर पूछता है क्या वो अकेला था? स्नाइपर बताता है नहीं, उसके साथ एक लड़की थी, उसने एक हुडी पहन रखी थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। फिर वो दोबारा गोली दिखाकर पूछता है तुमने मुझको किसका सामना करने भेज दिया था? दूसरी तरफ डॉक्टर ने अब तक हकान को सब कुछ बता दिया था। हकान पूछता है क्या इमोर्टल को किसी ने भी नहीं देखा? डॉक्टर कहते हैं आखिरी बार तुम्हारे अब्बू ने देखा था। हकान कहता है शायद वो मर गया होगा। जैनेब कहती है इमोर्टल कभी नहीं मरते। अब वो इमोर्टल है कौन, ये पता लगाने के लिए हमें रिंग की तलाश करनी होगी। डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद हम सभी खादिमों ने वो सारी चीजें आपस में बांट ली ताकि पहेली को सुलझाना किसी एक के बस की बात न रह जाए। फिर हकान गुस्सा होकर कहता है जिन्होंने भी मेरे अपनों को छीना है वो चाहे जहाँ भी हो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब मैं इस जंग के लिए तैयार हूँ। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं हकान की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैनेब उसे नए नए दाव पेच सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हकान कहता है तुम मुझे कम मत समझना, मैंने भी बहुत से लोगों को पीटा है। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आ जाते हैं। जैनेब कहती है मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, कुछ काम है। दूसरी तरफ मिस्टर फैजल लैला से पूछते हैं क्या तुमने उस लड़के से बात की? वो कहती है कि उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, मैं खुद कल उससे मिलने जाऊंगी। फिर वो कहती है कि मैंने उससे भी बेहतर लोगों की लिस्ट बनाई है। फैजल कहता है कि मैं गुंडे जैसी शक्लें देख देख कर थक गया हूँ, अब मुझे उस लड़के जैसे स्मार्ट बंदे चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं जैनेब यूनिवर्सिटी के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी जो कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। फिर वहां से जाने से पहले वो उसे कह देती है कि आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में और भी बहुत से काम करने हैं। दूसरी तरफ स्नाइपर फिर से मजहर से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि उस दिन वो मैसेज जिसके पास डिलीवर हुआ था वो ये बंदा है, लेकिन मैं श्योर हूँ मैंने इस बंदे को गोली नहीं मारी थी, मैंने इसका घर अच्छे से चेक करवाया है, ये अकेला रहता था। मजहर कहता है कि इसका मतलब फिर से खाली हाथ लौट आए। देखो मैं दूसरा मौका देने वाली बकवास में विश्वास नहीं रखता, जल्दी से उस कमीज और लड़के को ढूंढो। उस समय डॉक्टर साहब हकान को शांत रहने की ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि वो कभी भी जोश में होश ना गवाए। फिर डॉक्टर साहब उसको अपनी ताकत पर यकीन करना सिखाते हैं और एक जलता हुआ कोयला उसके हाथ पर रख देते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं भूल जाओ तुम्हारे हाथ में क्या है, बस तुम ध्यान लगाओ। हकान पूछता है मेरे माँ बाप की जान किसने ली? डॉक्टर साहब बताते हैं उस आखिरी इमोर्टल ने ही तुम्हारे माँ बाप की जान ली थी। ये बात सुनकर जब हकान को गुस्सा आने लगता है तो उसका हाथ जलने लगता है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं जज्बातों को काबू में रखो और ध्यान लगाओ। फिर हकान का हाथ जलना बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ जैनेब आती है। हकान पूछता है तुमने इस दीवार पर क्या लगा रखा है? जैनेब बताती है कि ये सारी हरकतें लास्ट इमोर्टल की है, इससे पहले कि वो आतंक मचाए हमें उसे ढूंढना होगा। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं और उनको बताते हैं कि शहर से बाहर एक बूढ़ी खादिम रहती है अपने बेटे के साथ, इससे पहले कि इमोर्टल उसे ढूंढकर अंगूठी हासिल कर ले तुम लोग उसे ढूंढो। फिर जैनेब वहाँ जाने से पहले अपने खिलौने निकालती है। इतनी सारी गन्स देखकर हकान चौंक जाता है। फिर वो सभी गन्स छेड़ने लगता है, लेकिन जैनेब उसे कहती है ये गन्स मेरे लिए है क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी कमीज है। दूसरी तरफ लैला हकान के घर का पता ढूंढ ढांड कर वहाँ पहुँच जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। फिर पड़ोस वाली आंटी उससे पूछती है तुम्हें किससे मिलना है?
लैला बताती है कि मैं हकान से मिलने आई हूँ। फिर उस आंटी की बेटी कहती है यहाँ कोई हकान नहीं रहता, तुम गलत पते पर आ गई हो। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम में जाते हैं और गार्ड को कुछ पैसे देकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालने को कहते हैं जिस दिन सुजैन मारी गई थी। तभी लैला जबरदस्ती उस आंटी के घर में घुस जाती है और कहती है कि मैं मिस्टर फैजल के लिए काम करती हूँ और वो आपके पड़ोसी हकान को नौकरी देना चाहते हैं। ये बात सुनकर आंटी इमोशनल हो जाती है और कहती है वो बहुत ही मेहनती बच्चा है। अभी तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन जब भी यहाँ आया तो मैं तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। अगले दिन मजहर मिस्टर फैजल के पास जाता है और कहता है कि मैंने सुना है आप नए लड़के को नौकरी दे रहे हैं। फिर मिस्टर फैजल कहते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। फिर वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बदौलत मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, अब आया सोफिया हमारा हुआ। दूसरी तरफ हकान और जैनेब दोनों उस बूढ़ी खादिम के घर जा रहे थे जिसके पास जादुई रिंग थी। रास्ते में हकान जैनेब से सवाल पूछ पूछ कर उसका दिमाग खा रहा था। फिर उस बुढ़िया के घर के पास वे अपनी कार रोक देते हैं और उस घर के अंदर जाने लगते हैं। वो घर पूरी तरह से खंडर हो चुका था। हकान कहता है मुझे नहीं लगता इस घर में कोई होगा। फिर वे दोनों दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर एक लड़का लेटा हुआ था जिसके पास एक गन थी। फिर जैनेब भी अपनी गन निकाल लेती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। फिर वो उसे गन पॉइंट पर लेकर पूछती है आयशे कहाँ है। तभी हकान उसकी गन छीन लेता है। वो लड़का कहता है मैं कैसे मान लूं, तुम मेरी माँ को मारोगे नहीं। फिर हकान उसे विश्वास दिलाता है कि हम तुम्हारी अम्मी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस उनसे एक सवाल पूछना है। फिर वो उन दोनों को अपनी अम्मी के पास ले जाने लगता है और कहता है वो तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी, उसने अपनी माँ को कैद कर रखा था। फिर वो जैनब से गन मांगता है लेकिन वो उसे धमकाकर कहती है दरवाजा खोल। उस जगह पर बहुत ही बदबू आ रही थी क्योंकि वो औरत अपना हगना मोतना वहीं पर किया करती थी। वो लड़का बताता है कि 7 साल पहले कुछ लोग एक नगीने की तलाश में हमारे घर में घुस आए थे, तभी से अम्मी की ऐसी हालत हो गई है। फिर वो लड़का कहता है आप जो भी पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं चाय लेने जा रहा हूँ। फिर दूसरे रूम में जाकर वो किसी को फोन करता है और कहता है कि मैंने उस रूम की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, देखते हैं वो अंगूठी की बात करते हैं या फिर कोई और। उस लड़के ने उस रूम के अंदर हिडन कैमरे लगा रखे थे। तभी जैनेब उस औरत को बताती है कि मैं डॉक्टर की बेटी हूँ, वफादार खादिम की। हकान कहता है मैं मुराद का बेटा हूँ। फिर वो उस औरत को अपनी छाती पर बना निशान दिखाता है। उस निशान को देखते ही वो औरत अपने मुंह में से अंगूठी निकाल देती है, लेकिन उस अंगूठी में नगीना नहीं था। फिर वो कहती है कि वो मेरा बेटा नहीं है, तुम लोग खतरे में हो। तभी वो लड़का गन लेकर वहां आ जाता है, लेकिन जैनेब चुपके से उसको ही गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर हकान उसे पकड़ लेता है और पूछता है कौन है तू। वो लड़का बताता है कि मेरे उस्ताद आ रहे हैं, तुम खुद ही उनसे पूछ लेना। तभी वो लेडी गन उठाती है और उस लड़के को शूट कर देती है। फिर वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो और जाते वक्त दूसरे रूम में से फोन और रिकॉर्डिंग डिवाइस बर्बाद करते जाना। फिर जैनेब लैपटॉप को तोड़ने लग जाती है। इतने में वहाँ गुंडों की कार आ जाती है। वो लेडी कहती है तुम लोग जल्दी से जाओ, मैं यहीं रहूंगी क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी जान देना फक्र की बात होगी। फिर वो अंगूठी देकर कहती है इसका नगीना सिनान के पास है। हकान सुन हो जाता है। फिर जैनेब उसके कान पर एक थप्पड़ देती है और कहती है जल्दी से कूदो। इतने में उस घर के अंदर शूट आउट होने लगता है। फिर जैनेब भागते समय गुंडों की गाड़ी को पंचर कर देती है ताकि वो उनका पीछा ना कर पाए। रास्ते में जैनेब हकान से पूछती है तुम्हारा दिल तो नहीं घबरा रहा, उल्टी आए तो बता देना। वो पूछता है सिनान कौन है। जैनेब कहती है मैं खुद नहीं जानती। फिर वो वहाँ से लाया हुआ फोन मांगता है और लास्ट नंबर पर कॉल करने लगता है, लेकिन जैनेब वो फोन छीनकर बाहर फेंक देती है और कहती है कि इससे वो हमारी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तभी हकान के फोन पर लैला का फोन आता है और वो कहती है कि मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी, प्लीज मेरे लिए परेशानी मत खड़ी करो। अगर तुम्हें मना करना ही है तो सीधा मेरे बॉस को मना करो। हकान कहता है फोन दो उसको। लैला कहती है फोन पर नहीं, यहाँ आकर बात करो। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब उस सीसीटीवी फुटेज में से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सुजैन को आखिर मारा किसने था। इतने में हकान लैला के पास पहुंच जाता है। लैला कहती है आओ सर अभी आने वाले हैं। तभी वहां पर मजहर आ जाता है। फिर लैला उन दोनों की आपस में इंट्रोडक्शन करवाती है और बताती है कि ये 2 बार हमारे ऑफर को रिजेक्ट कर चुका है। मजहर उसकी वजह पूछता है, लेकिन तभी मजहर के पास उसके आदमियों का फोन आ जाता है। वे बताते हैं कि वो लड़का और लड़की अंगूठी लेकर भाग गए हैं, हमें यहाँ पर एक टूटा हुआ लैपटॉप मिला है। मजहर कहता है कि वो लैपटॉप लेकर यहाँ आ जाओ। फिर मजहर वहाँ से जाने लगता है। तभी हकान कहता है सर अगर आपका ऑफर अभी भी वैलिड है तो मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। फिर मजहर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है वेलकम टू माई ग्रुप। 4th एपिसोड में हम देखते हैं डॉक्टर अपनी बेटी जैनेब को बताता है कि जो आदमी सुजैन को मारने आया था वही लास्ट इमोर्टल है। तभी वहां पर हकान आता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि इस बंदे ने सुजैन की जान ली थी, शायद यही इमोर्टल है। हकान कहता है इस आदमी का नाम मजहर है, ये फैजल का प्राइवेट सिक्योरिटी चीफ है।
मैं आज ही इससे मिला हूँ। अब हम साथ में ही काम करने वाले हैं। फिर हकान और जेनेब फिर से फाइट की प्रैक्टिस करते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं और पूछते हैं कैसा चल रहा है। जेनेब बताती है कि इसमें हिम्मत और ताकत तो बहुत है, लेकिन दाव पेच नहीं आते। हकान कहता है ये तो बस मुझे पीट कर अपनी भड़ास निकालना चाहती है। आप बस वो खंजर ढूंढ कर मुझे दो, मैं आसानी से उसे मार दूंगा। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। डॉक्टर कहते हैं ये कोई खेल नहीं है। प्रोटेक्टर और इमोर्टल किसी चुंबक की तरह एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। फिर वो बताते हैं कि आयशे ने जो नाम बताया था उसका पता चल गया है, लेकिन वो आदमी मर चुका है। उसकी मौत 1588 में हुई थी। जेनेब कहती है मैं समझ गई, सिनान सिर्फ एक कोड है। हमें तलाश करनी होगी मीमार सिनान की। फिर डॉक्टर साहब अपनी किताबें फरोलते हैं और बताते हैं कि वफादार खादिमों ने उस नगीने को मीमार सिनान के बनाए हुए तहखाने में छुपाया होगा। हकान कहता है हमें उसे ढूंढना ही क्यों है, हमें पता तो है मजर ही इमोर्टल है। मीमार सिनान ने 100 से ज्यादा इमारतें बनाई थी। वो नगीना कहीं भी हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें वो नगीना ढूंढना जरूरी है, उसी से इमोर्टल की पहचान हो सकती है। जेनेब कहती है कि मैं अपने प्रोफेसर की हेल्प लेती हूँ, शायद उन्हें कोई जानकारी हो। हकान कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी रास्ते में कुछ काम है। फिर वो अपने लिए एक बढ़िया सा सूट लेने जाता है और सूट पहनकर जेनेब से पूछता है कैसा लग रहा हूँ। जेनेब कहती है ठीक ठाक ही लग रहे हो। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की चॉइस बहुत अच्छी है। जेनेब कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इसके कजन की यूनिवर्सिटी की टीचर हूँ। फिर लैला हकान को कहती है आज शाम 6 बजे पार्टी प्लेस पर पहुंच जाना, वहाँ सिक्योरिटी क्रू के साथ तुम्हारी मीटिंग है। फिर लैला जेनेब को भी इनवाइट करती है, लेकिन वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कमिश्नर साहब स्नाइपर को अपने पास बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी है, अब तुम पुलिस की नौकरी छोड़कर माफिया बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो। अपनी राइफल लेकर उस दिन मार्केट में तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें बचाते बचाते किसी दिन मैं भी फंस जाऊंगा, इसलिए आज शाम तक तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर होना चाहिए। दूसरी तरफ हकान और जेनेब जब हिस्ट्री टीचर के पास जा रहे थे तो हकान देखता है वही लफंगा जो बच्चों से भीख मंगवाता था, एक बच्चे को टॉर्चर कर रहा था। फिर हकान उसके पास जाता है और उसे रोकता है। तभी वो आदमी गुस्से में हकान के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और ऐसा करते ही उसके हाथ की हड्डी टूट जाती है। फिर हकान कहता है बच्चों पैसे लो और जाओ यहाँ से। फिर वो उस आदमी को कहता है आइंदा मैंने तुम्हें बच्चों से भीख मंगवाते देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वे हिस्ट्री टीचर के पास जाकर पूछते हैं कि क्या मीमार सिनान ने अपने किसी बिल्डिंग में नगीनों का भी यूज किया है। प्रोफेसर बताता है कि एक बार सुल्तान सुलेमान को किसी ने बेहद कीमती पत्थर दिए थे, लेकिन सुल्तान उससे नाराज थे, इसलिए उन्होंने उन पत्थरों को सिनान को कहकर गारे से किसी मीनार में चिनवा दिए थे। फिर हकान कहता है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर प्रोफेसर जेनेब को कहते हैं मुझे तुम्हारी स्टडी को लेकर तुमसे कुछ बात करनी है। फिर हकान नीचे चला जाता है। प्रोफेसर पूछते हैं कौन है ये लड़का? जेनेब कहती है ये मेरा दोस्त है, क्या आपको जलन हो रही है? फिर प्रोफेसर कहते हैं छोड़ो इसे, अब हमारी अगली मुलाकात कब होगी? लेकिन जेनेब बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्नाइपर मजहर के पास जाता है और कहता है भाई मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता, तुम्हारे एक फोन से मेरी नौकरी बच सकती है, या फिर तुम उसे थोड़ा पैसा खिलाकर भी चुप करा सकते हो। मजहर कहता है मैंने तुम्हें कमीज लाने को कहा था लेकिन तुम नहीं ला पाए, मैं कुछ नहीं कर सकता। स्नाइपर कहता है अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, मेरे जैसा वफादार बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। फिर मजहर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी हकान और जेनेब वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद में जाते हैं और उसकी मीनार चेक करने का फैसला करते हैं। फिर जब वे मीनार के एंट्री गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें एक गार्ड मिलता है, वो उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। फिर वे एक तरकीब निकालते हैं। जेनेब उस गार्ड के पास जाती है और कहती है क्या आप मेरी फोटोज क्लिक करेंगे, मेरा मंगेतर रेस्टोरेंट गया है। गार्ड कहता है इंस्टाग्राम पर मेरे पूरे 1600 फॉलोवर्स हैं, मैं फोटोज खींचने में माहिर हूँ। फिर जब वो जेनेब के साथ बाहर चला जाता है तो हकान उसके कैबिन में जाता है और मीनार की चाबी निकाल लेता है। फिर वो जेनेब के पास जाता है और कहता है एक फोटो मेरी भी ले लीजिए। दूसरी तरफ लैला अपने बॉस के पास जाती है और बताती है कि छोटी तिजोरी से 1 लाख यूरो निकल गए हैं, मुझे शक है ये काम मजहर ने किया है। फैजल कहता है मैं जानता हूँ, शायद उसे कोई जरूरत होगी तभी निकाले होंगे। फिर फैजल लैला को एक तोहफा देता है। लैला उस बॉक्स को खोलकर देखती है, उसमें एक खूबसूरत सा लॉकेट था। दूसरी तरफ उन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर कोई भी नगीना नहीं था। जेनेब कहती है मुझे उस अंगूठी में कोई खास बात नजर नहीं आ रही। हकान कहता है चीजें हमारे आसपास ही हैं, बस हमें देखने का नजरिया बदलना होगा। तभी मजहर अपने स्नाइपर को 1 लाख यूरो देता है और कहता है कि इसे अपने चीफ को दे दो और हाँ, इस बैग को भूल कर भी मत खोलना।
दूसरी तरफ जैनब हिस्ट्री के कागजों को फरोल रही थी कि वो नगीना उसे कौन सी बिल्डिंग के कौन से मीनार में मिल सकता है, लेकिन उसके हाथ कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं लगती। तभी उसके दिमाग की खिड़की खुलती है और वो अंदाजा लगाती है कि शायद वो नगीना मीमार सिनान के मकबरे में होगा। अब शाम को आया सोफिया के टेंडर मिलने की खुशी में पार्टी शुरू हो जाती है। फिर मजर हकान के पास जाता है और कहता है तुम सिर्फ नजर रखो कौन क्या कर रहा है, लेकिन किसी को भी डिस्टर्ब मत करना। तभी हकान का मोबाइल बजता है। मजर कहता है मोबाइल यूज मत करो। वो फोन उसके पास जैनब ने किया था। दूसरी तरफ वो स्नाइपर एक खाली बिल्डिंग के बाहर अपनी कार रोकता है। फिर उसके मन में लालच आ जाता है क्योंकि वो अपने चीफ को 1 लाख यूरो देना नहीं चाहता था। फिर वो जैसे ही वो सूटकेस खोलता है तो वहाँ पर बॉम्ब विस्फोट हो जाता है जिसमें वो मारा जाता है। फिर मजर अपने बॉस के पास जाता है और पूछता है आपको इस नए लड़के में क्या नजर आया। फैजल कहता है वही जो कभी तुम में नजर आया था। तुम दोनों का हुनर एक जैसा है, इंतजार करो, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। हकान उस समय लैला से बातें कर रहा था। फिर बातें करते हुए वे एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं। शायद आग दोनों तरफ लगी हुई थी। फिर वो खुद को संभालता है क्योंकि पहले ही दिन वो अपनी नौकरी से निकाला नहीं जाना चाहता था। फिर लैला हकान को अपने बॉस से मिलवाने ले जाती है। हकान अपने बॉस को नौकरी देने के लिए शुक्रिया कहता है। मिस्टर फैजल कहते हैं नौकरी देने वाला मैं कौन होता हूँ, आपकी किस्मत आपको यहाँ खींच लाई। फिर हकान थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर फैजल की नजर जैनब पर पड़ती है और वो पूछते हैं ये कौन है। लैला कहती है मैं अभी देखती हूँ। फिर लैला जैनब को कहती है आखिर तुम आ ही गई। वो कहती है मैं यहाँ हकान से मिलने आई हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। फिर लैला उसे बताती है कि आया सोफिया एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और तुम हिस्ट्री लवर हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम असिस्टेंट के तौर पर लिस्ट में डाल सकती हूँ, लेकिन जैनब मना कर देती है। उनकी बातें मिस्टर फैजल बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी वॉशरूम में एक आदमी हकान को कहता है नए भर्ती हुए लगते हो, मैं जर्नलिस्ट हूँ लेकिन बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। लोग मुझसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। उम्मीद है तुम मुझसे उलझना नहीं चाहोगे, अपना ख्याल रखना। ये बात हकान को भी समझ में नहीं आती। तभी उस पार्टी में एक सहमा हुआ सा लड़का आता है। फिर वो चाकू निकालकर मिस्टर फैजल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हकान उसे पकड़ लेता है और बाहर ले जाने के लिए कहता है। वो लड़का चिल्लाता है कि ये मेरे बाप का कातिल है। फिर उस लड़के को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ भी वो चिल्लाता रहता है फैजल एक कातिल है। वो जर्नलिस्ट जो हकान को वॉशरूम में मिला था वो बड़े ध्यान से इस वाकया को देख रहा था। फिर कुछ पुलिस वाले हकान से भी पूछताछ करते हैं। तभी जैनब उसके पास आती है और बताती है कि नगीने का पता चल गया है, पापा का मैसेज आया है, वो हमारा फार्मेसी में इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है। वो हकान को ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। फिर हकान जैनब को कहता है तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जैनब अपनी फार्मेसी में जाती है और अपने अब्बा को आवाज देती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे, बल्कि उनका चश्मा नीचे गिरा पड़ा था। फिर वो तहखाने में जाती है और देखती है कि उसके अब्बू को किसी ने बांधा हुआ था। फिर वो अपनी गन निकाल लेती है, लेकिन तभी एक लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है। अब एक तरफ तो जैनब अपने अब्बू की जान बचाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ हकान लैला के साथ मौज मस्ती कर रहा था। दोनों ही तरफ मुकाबला बराबरी का चल रहा था। फिर वो लड़का जैनब को करंट लगाकर बेहोश कर देता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या हकान अपने फर्ज पर पूरा उतरता है और जिस लड़के ने जैनब और उसके अब्बू को बंदी बना लिया था वो लड़का था कौन। फैजल का सिक्योरिटी चीफ मजर क्या सच में इमोर्टल था? अगर हाँ तो वो हकान के साथ क्या करेगा? ये सब राज नेक्स्ट वीडियो में खुलेंगे। इसलिए अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चल जाए। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।